नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय ऊष्मागतिकी को जारी रखेंगे और उसके भाग 6 को पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम को समझेंगे, उसके बाद उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम किसे कहते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या होता है। दोस्तों, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम यह बताता है कि ऊष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अर्थात यदि हम चाहे कि कोई ऊष्मा ऊर्जा पूर्ण रूप से अर्थात 100% यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए तो यह संभव नहीं है। इसे हम दूसरी भाषा में समझे, द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता तथा किसी प्रशीतक के निष्पादन गुणांक की मूल सीमा निर्धारित करता है। सरल भाषा में यह नियम बताता है कि ऊष्मा इंजन की दक्षता कदापि एक नहीं हो सकती है। दोस्तों, समीकरण अल्फा बराबर Q2/W से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि प्रशीतक पर बाह्य कार्य यानी कि W कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। आइए दोस्तों, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम में वैज्ञानिक केल्विन प्लैंक का प्रकथन क्या होता है उसको समझते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक केल्विन प्लैंक ने अपने प्रकथन में कुछ ऐसा कहा, ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम किसी ऊष्मा भंडार से ऊष्मा का अवशोषण करना तथा उस ऊष्मा को पूर्णतया कार्य में रूपांतरित करना हो। आइए इसे हम चित्र माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, कहने का अभिप्राय यह है कि ऊष्मा ऊर्जा को कार्य या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन के लिए ऊष्मा का प्रवाह होता रहना चाहिए। यदि ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो ऊष्मा ऊर्जा का अन्य ऊर्जा के रूपों में रूपांतरण भी संभव नहीं है। ऊष्मा इंजन भी इसी नियम पर आधारित होती है। दोस्तों, जैसा कि हम चित्र में परिदृश्य को देख रहे हैं, ऐसा प्रकृति में असंभव है। आइए दोस्तों, केल्विन प्लैंक का प्रकथन को चित्र माध्यम से हम कुछ समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि जब ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित किया जाए तो इसके लिए यह आवश्यक है कि किसी उच्च ऊष्मा वाले स्रोत से ऊष्मा ली जाए जिससे उस ऊष्मा का कुछ भाग कार्य में परिवर्तित हो जाए और शेष भाग को किसी निम्न ऊष्मा वाली वस्तु में भेज दिया जाए। आइए दोस्तों, ऊष्मागति के द्वितीय नियम में वैज्ञानिक क्लासियस का प्रकथन क्या है इसे समझते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक क्लासियस ने कुछ ऐसा कहा कि ऐसा कोई भी प्रक्रम संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम किसी ठंडे पिंड से किसी गर्म पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण हो। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म ऊष्मा भंडार से ठंडा ऊष्मा भंडार में हो रहा है, लेकिन ठंडा ऊष्मा भंडार से गर्म ऊष्मा भंडार में ऊष्मा का स्थानांतरण संभव नहीं है। दोस्तों, अगर हम ऊष्मागतिकी प्रक्रमों के प्रकार की बात करें तो यह दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्क्रमणीय प्रक्रम यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस तथा दूसरा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस। इनमें से उत्क्रमणीय प्रक्रम एक आदर्श स्थिति होती है जो कभी संभव नहीं हो सकती है और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम एक प्रकार का प्राकृतिक प्रक्रम है जो प्रकृति में संभव है और पाया भी जाता है। लेकिन हम यहाँ यह पढ़ेंगे कि ये दोनों प्रक्रम क्या होते हैं और इनके उदाहरण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम उत्क्रमणीय प्रक्रम यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में समझेंगे।
ऐसा प्रक्रम जिसे उल्टा या उत्क्रमणित करने पर वे सभी परिवर्तन विपरीत क्रम में वैसे ही संपन्न हो जैसे प्रक्रम को सीधा चलाने पर संपन्न हो रहे थे, उसे उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। यानी कि वह प्रक्रम जो अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तथा दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में आ जाता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। दोस्तों, जब किसी निकाय को अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति की तरफ चलाया जाता है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, और यदि निकाय की ऊष्मागतिकी गुणों में कोई परिवर्तन न हो तो इसे उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। आइए दोस्तों, चित्र के माध्यम से समझते हैं। माना कोई निकाय स्थिति A से B में परिवर्तित हो रहा है। अब यदि स्थिति B से A में परिवर्तित किया जाए और इसके परिवेश में कोई परिवर्तन न हो तो इस प्रकार के प्रक्रम को उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रम में निकाय का तापमान नियत रखा जाता है और निकाय की एंट्रोपी का मान नियत रखा जाता है और यह एक रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। दोस्तों, उत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण कुछ इस तरह होंगे। ऊष्मा को अवशोषित कर बर्फ का पानी में बदलना तथा कुछ ऊष्मा को उत्सर्जित कर पानी का बर्फ में बदलना। दूसरा उदाहरण यह होगा, धीरे धीरे संपन्न होने वाली वाष्पन तथा संघनन प्रक्रिया। यह भी एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। आइए दोस्तों, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं उसे समझते हैं। वह प्रक्रम जिसे बिल्कुल ठीक उत्क्रमणित नहीं किया जा सकता अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। जैसे कि मुक्त प्रसार, जूल थॉमसन का प्रभाव या तार का विद्युत द्वारा गर्म होना अथवा द्रवों तथा गैसों का विसरण, ये सब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण है। इन्हें प्राकृतिक प्रक्रम भी कहते हैं क्योंकि प्रकृति में जितने भी प्रक्रम संपन्न होते हैं वे सभी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। अतः जो प्रक्रम उत्क्रमणीय नहीं होते हैं उन्हें अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। ये सभी प्रक्रम निकाय की दो स्थितियों के मध्य ढाल या अंतर के कारण होता है। जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं, जब दो वस्तुओं में ताप का अंतर होता है तो ऊष्मा उच्च से निम्न की तरफ जाती है। ठीक इसी प्रकार पानी की गति उच्च से निम्न की तरफ होती है। यहाँ इसका उल्टा संभव नहीं है क्योंकि प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं होता है। आइए दोस्तों, एंट्रोपी किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, एंट्रोपी एक भौतिक राशि है जो सीधे मापी नहीं जाती है बल्कि कैलकुलेशन द्वारा इसका मान निकाला जाता है। यानी कि किसी निकाय की कुल ऊर्जा का वह भाग जिसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता, दूसरे शब्दों में कार्य में नहीं बदला जा सकता, उस निकाय की एंट्रोपी कहलाती है। दोस्तों, एंट्रोपी के बारे में मुख्य बातें कुछ इस प्रकार है। एंट्रोपी किसी ऊष्मागतिक निकाय के अव्यवस्था यानी कि डिसऑर्डर की माप होता है। किसी विलगित निकाय की एंट्रोपी समय के साथ बढ़ती ही रहती है, यानी कि कभी घटती नहीं है। अविलगित निकायों की एंट्रोपी घट सकती है। एंट्रोपी निकाय के स्टेट का एक फलन होता है और एंट्रोपी एक विस्तारात्मक गुण यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। एंट्रोपी का प्रतीक कैपिटल एस होता है। दोस्तों, ऊष्मागतिकीय रूप से व्युत्क्रमणीय किसी निकाय के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन यानी कि डेल्टा एस निम्नलिखित संबंध द्वारा परिभाषित करते हैं। समीकरण डेल्टा एस बराबर समाकलन डी क्यू आर ई भी बटे टी। यहाँ आर ई भी रिवर्सिबल प्रोसेस को दर्शाता है जो उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। दोस्तों, यहाँ T निकाय का परम ताप होता है
और dq निकाय को दी गई ऊष्मा होता है। दोस्तों, एंट्रोपी की यह परिभाषा कभी कभी व्यष्टिगत परिभाषा यानी कि मैक्रोस्कोपिक डेफिनेशन कहलाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एंट्रोपी में परिवर्तन यानी कि डेल्टा एस की परिभाषा है, न कि कुल एंट्रोपी यानी कि एस की। दोस्तों, इस प्रकार से हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम के बारे में समझा। उसके बाद उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यानी कि कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। आप इस अध्याय को NCERT कक्षा 11 भौतिकी विज्ञान पुस्तक से ऊष्मागति अध्याय से विस्तार में पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।